दोस्तों लाइब्रेरी में आज ज़रा हम एक क्लासिक पे बात कर लेते हैं, पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन की, जो उन्होंने 1667 में लिखी थी। बिलाशुबा वो एक टाइमलेस क्लासिक है। 12 वॉल्यूम पर मुश्तमिल थी, 10,000 उसमें अशार थे। एक ऐसी किताब जिसको आप वर्जिल की एनॉइड से और होमर की एलाइड एंड ओडिसी से या दांते की डिवाइन कॉमेडी से कंपेयर कर सकते हैं। जिस वक्त ये किताब उन्होंने लिखी थी उस वक्त उनकी उम्र 60 साल हो चुकी थी और वो ब्लाइंड हो चुके थे। उनके दोस्तों ने उनकी मदद की थी। एक बड़ी किताब है जो थियोलॉजी और फिलॉसफी पर मुश्तमिल है। इसका बेसिक थीम जो है वो फ्री विल पर, सिन पर और नेचर ऑफ इविल पर है। और बिब्लिकल स्टोरी है कि किस तरह से कायनात से आदम और हवा को निकाला गया और क्या वजह बनी। ये पूरी की पूरी एक तवील पोएम है। मैं उसके एसेंस को, उसका जो मटेरियल है उसको मैं जिक्र कर लूँगा आपसे, मगर जब मैं ये पढ़ रहा था, ये पूरी पूरी एक स्टोरी जो कि ख़ासी लिटरेरी अंदाज में लिखी गई है, तो मेरा जहन ऑटोमेटिक दूसरी तरफ चला गया कि अगर ये मेटाफिज़िकल कॉन्सेप्ट है कायनात का, तो फिज़िकल कॉन्सेप्ट पर भी थोड़ी बहुत बात कर लेनी चाहिए। इस सिलसिले में बिल ब्रायसन की किताब अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग पर मेरी नज़र टिकी। 2003 में उन्होंने लिखी थी, बेस्ट सेलिंग किताब थी। ख़ुद बिल ब्रायसन जो है उनका बैकग्राउंड ऐसा ही है कि वो लिटरेचर पर और ट्रैवल पर और साइंस फिक्शन पर लिखते हैं, मगर ये किताब ख़ास तौर पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे थी कि किस तरह से पूरी की पूरी जो एक हिस्ट्री है अब तक की कायनात की, उसके हवाले से उन्होंने शॉर्ट एंड जिसे कहते हैं बहुत ही स्वीट अंदाज में हर चीज़ बता दिया, जिससे एक जनरल कॉन्सेप्ट हम जैसे लेमैन को मिल सकता है। उन्होंने बताया इस किताब के अंदर, बड़ा इसको भी हिस्टोरिकल फॉर्म में उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने बताया कि साहब 2 रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, एक का नाम एनियो पेंजियास है, दूसरे का नाम रॉबर्ट विल्सन है। वो मुख्तलिफ़ किस्म के तजुबात कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सैयारे और सितारों को देख रहे हैं दूरबीन से, और वो क्या सिलसिले हैं। उस दौरान उनको एक हिस साउंड सुनाई देती है। वो सोचते हैं साउंड क्या है, वो उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं ताकि बैकग्राउंड क्लियर हो, लेकिन क्लियर नहीं हो पाता। नतीजे तौर पर वो अपने एक सीनियर एस्ट्रोफिजिशिस्ट जिनका नाम रॉबर्ट डिक है उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं। रॉबर्ट डिक उन्हें बताते हैं कि ये जो साउंड है ये असल में ये रेडियो सेंसिटिव साउंड है जो कि बिग बैंग के बाद से डेवलप हुई थी और पूरी कायनात में फैली हुई है। इस साउंड को आप रिमूव नहीं कर सकते। जो किताब में मैं पढ़ता गया तो उसमें उन्होंने बताया कि जिस वक्त बिग बैंग हुआ था, यानी एक हाईली डेंस पार्टिकल जिसका वॉल्यूम 0 से भी कम हो गया था, वो जब बैंग हुआ, जब वो फटा, तो उसके बाद एक पूरी की पूरी कायनात बनती चली गई। वो हजम बहुत बड़ा था। उसके बाद वो सिलसिला वो इतना तवील था कि उनका कहना है कि 100 बिलियन लाइट ईयर्स उसका डायमीटर फैलता चला गया और विद इन 10 to -34 सेकेंड वो दोबारा स्प्लिट हुआ और कायनात फैलती चली गई। यूँ यूनिवर्स डबल से डबल और फिर मल्टीपल और इस तरह से फैलती चली गई और डिवाइड से डिवाइड होती चली गई। आगे जाकर उन्होंने बताया कि साहब किस तरह से ये यूनिवर्स जो है फैलती गई है और किस तरह से इसके अंदर 300 से लेकर 400 बिलियन स्टार्स डेवलप हो गए, एक मिल्की वे डेवलप हो गया और गैलेक्सीज बनती चली गई। और अगर उन गैलेक्सीज को काउंट करें तो तकरीबन 140 बिलियन गैलेक्सीज बनती चली गई। अच्छा, अब यहाँ सवाल पैदा हुआ कि साहब अगर इतनी गैलेक्सीज और इतने सारे बकौल कैसे बिलियन और बिलियन स्टार्स हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि जिस तरह ज़मीन के ऊपर एक मखलूक जिसको हम इंसान कहते हैं डेवलप हुई या और जानदार डेवलप हुए, बिल्कुल ऐसे ही कहीं और भी कोई एलियन डेवलप हुए होंगे। इस पर भी उन्होंने बताया कि खासा काम हुआ। 1961 में एक इक्वेशन प्रोफेसर फ्रैंक डॉर्क ने डेवलप की। खासी मल्टीप्लिकेशन के बाद उन्होंने बताया कि एक मल्टीट्यूड ऑफ सिविलाइजेशन मौजूद है जो करीब तो नहीं है मगर मौजूद है, किसी और जगह मौजूद है और मिनिमम कुछ भी कहें तो एटलीस्ट 200 लाइट ईयर्स के फासले पर है। अब 200 लाइट ईयर्स का मतलब क्या है? उन्होंने बताया कि एक लाइट ईयर जो है वो नियरली 6 ट्रिलियन माइल के बराबर होता है। तो कोई ना कोई मखलूक, कोई ना कोई एलियन मौजूद है, मगर वो बहुत फासले पर है और इम्कानात उसके रोशन है क्योंकि वो इस ज़मीन पर है, तो कहीं और पर भी हो सकते हैं। उसके बाद फिर बात आगे बढ़ी इसी किताब में, तो उन्होंने बताया, इसैक न्यूटन का तस्करा किया कि न्यूटन ने किस तरह से फोकस किया कि कैसे यूनिवर्स जो है उसका पूरा पूरा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ और किस तरह ये सैयारे और सितारे मूव कर रहे हैं। तो जिस वक्त बिग बैंग हुआ उसके बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डेवलप हुई, उसके नतीजे में ग्रेविटी डेवलप हुई और सैयारे एक दूसरे के इर्द गिर्द जो है वो सर्कुलेट करने लगे और नतीजा ये हुआ कि जैसे कि चाँद जो है ज़मीन के इर्द गिर्द और ज़मीन जो है सूरज के इर्द गिर्द घूमने लगा और यूँ एक शक्ल बनती चली गई। न्यूटन ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था फिलोसफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका और ख़ासी डेंस फिज़िक्स की लैंग्वेज में किताब थी और वो जानबूझ कर उन्होंने ऐसी लिखी थी क्योंकि वो चाहते भी नहीं थे कि उनकी लैंग्वेज को लेमैन समझे भी, इसलिए कि ये फिज़िक्स की वो लैंग्वेज थी जो समझते थे कि लेमैन समझेगा नहीं।
जो बुनियादी बात तो वो यही थी कि किस तरह से एक सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैं जिनके दरमियान एक बैलेंस डेवलप हुआ उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लास्ट के नतीजे में, और स्टार्स जो है एक मखसूस रुख पर, एक मखसूस डायरेक्शन पर आकर मूव कर रहे हैं, और इसकी वजह से ये कायनात इस शक्ल में बनती चली गई। अच्छा, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ज़मीन का वेट कितना है। उन्होंने बताया कि 5.9725 बिलियन मेट्रिक टन ज़मीन का वेट, और ज़मीन की शेप क्या है वो भी बताई कि ज़मीन की शेप जो है ना, वो चूँकि अर्थ जो वो स्पिन कर रही है और उसके अंदर ग्रेविटी की मूवमेंट है, तो वो ग्लोबल है, लेकिन वो ऑब्लेट स्फॉइड की फॉर्म में है, कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, ओबलाइट स्फॉइड की शेप में है। मतलब ये कि इक्वेटर जो है उसके दोनों एंड्स के ऊपर भी किसी हद तक एक पावर ग्रेविटी की डेवलप हुई है, अट्रैक्शन डेवलप हुई है, जिसकी वजह से स्पिनिंग अर्थ जो है उसकी शेप कुछ इस तरह से डेवलप हुई है। फिर आगे और इसी किताब में लिखा हुआ है कि रॉक्स और फॉसिल्स के ज़रिए से हम आम तौर पे समझते हैं कि ज़मीन कितनी पुरानी है, मगर बाद में जब इसमें मज़ीद काम हुआ तो 1896 में मैरी और पियर क्यूरी ने बताया कि साहब असल में बहुत सारे ऐसे मेटल्स और ऐसे रॉक्स हैं जो मुस्तकिल रेडिएशन अभी भी कर रहे हैं, यानी बहुत से जो मेटल्स हैं वो कन्वर्ट भी हो गए, यानी यूरेनियम 235 लेड 207 में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो कन्वर्जन का टाइम था, ये जो डिकेइंग का टाइम था, उसको उन्होंने हाफ लाइफ का, उन्होंने कहा इस हाफ लाइफ को कैलकुलेट करके हम ज़मीन की उम्र को कैलकुलेट कर सकते हैं कि ज़मीन कितनी पुरानी है। 1956 में क्लेयर कैमरॉन ने, और इसी दौरान एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, इन सब लोगों की कैलकुलेशन और मेजरमेंट्स के बाद ये पता चला कि ज़मीन की एज जो है वो 4.55 बिलियन ईयर्स है, यानी जिसके अंदर आप 70 मिलियंस को आगे पीछे कर सकते हैं। इसी बात के बाद और आगे बड़ी ज़िंदगी बखौल कैसे यूनिवर्स की हिस्ट्री में और नज़र आई, और उसमें फिर आइंस्टाइन का किरदार नज़र आया। आइंस्टाइन ने एक अलग बात की। आइंस्टाइन ने कहा कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिहाज से टाइम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव है। ये वही थ्योरी है जिसको हम आसान लफ्ज़ों में इस तरह बयान कर सकते हैं कि अगर मैं और आप जो हैं किसी जहाज़ में बैठे हुए हैं तो हम एक दूसरे के लिहाज से साकिन हैं, लेकिन बाहर अगर कोई बैठा हुआ उस जहाज़ को देख रहा है तो हम उसके लिहाज से मूव कर रहे हैं। मगर आइंस्टाइन ने कहा कि ये रिलेटिव जो टाइम का जो हमारे सामने कॉन्सेप्ट है, यानी हम जहाज़ में फारिग खालिक बैठे रहते हैं और बातें करते रहते हैं और 7 घंटे के बाद हम लंदन पहुंच जाते हैं, तो हमें लगता था ऐसा कि जैसे हमने मूव नहीं किया, लेकिन हमारा जहाज़ बहुत तेज़ी से सफ़र कर रहा होता है। वो कहते हैं वाहिद चीज़ जो है वो लाइट है, जिसके लिहाज से टाइम जो है रिलेटिव हो जाता है। यानी अगर आप उसी जहाज़ की रफ्तार को लाइट की रफ्तार से दौड़ाना शुरू कर दें, उड़ाना शुरू कर दें, तो वो कहते हैं टाइम स्लो हो जाएगा। अगर लाइट की रफ्तार से एक बहुत तेज़ किसी आप सैटेलाइट पर बैठ जाएं और मोबिलाइज करें 24 आवर के लिए, तो आप को देखने वाला ज़मीन पर जो साकित आदमी है वो 50 साल का हो जाएगा जब आप 24 आवर का चक्कर लगा के वापस आ जाएंगे। तो टाइम के अंदर ये रिलेटिव डिफरेंस है। वो कहते हैं कि टाइम जो है वो स्टेशनरी नहीं है, टाइम की रफ्तार स्लो और बढ़ जाती है, घट जाती है और बढ़ जाती है, डिपेंड करता है कि रोशनी की रफ्तार से ट्रैवल कर रहा है कि नहीं कर रहा है कोई। उसके बाद आइंस्टाइन के इस रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट के बाद ये कॉन्सेप्ट बेसिकली डेवलप हुआ कि ये तो बड़े सैयारों की बात हुई और ये तो टाइम की रिलेटिविटी की बात हुई, तो क्या हुआ छोटे सैयारों का, छोटे पार्टिकल्स का, बल्कि एटम की बात हुई कि एटम का क्या हुआ, क्योंकि बिग बैंग के बाद तो एटम भी बने थे, मॉलिक्यूल भी बने थे, छोटे छोटे तो उस सिलसिले में वर्नर हाइजेनबर्ग की इन्होंने का जिक्र किया, उसके प्रिंसिपल्स बताया। उन्होंने बताया कि जो एटम होता है अगर उसका आप गौर से देखें तो बीच में तो न्यूक्लियस होता है, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन जो होता है और पॉजिट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है। पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। इनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन को जब इन्होंने गौर से देखा तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल की फॉर्म में नहीं है बल्कि वो वेव की फॉर्म में भी है। तो ये बात तय करना मुश्किल था कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है या इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। यहाँ से उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट दिया, और अब आज की नई दुनिया जो है ना वो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर सारी की सारी चीज़ों को कैलकुलेट करती है। वहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। अच्छा, मज़ेदार बात यह कि यही जो क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है ये हमारे यहाँ कुछ मजहबी जहन के फिजिसिस्ट जो होते हैं वो, या फिज़िक्स के लोग जो होते हैं वो उसको यूटिलाइज़ करते हैं और मेटाफिज़िक्स की इंटरप्रिटेशन को इससे डेवलप करते हैं। यानी वो जो ऐसा आए थे कि साहब जंजीर हिल रही थी, नबी करीम गए और लौट कर आ गए, तो साहब क्या वो क्वांटम मैकेनिक्स थी असल में। या देखिए साहब आइंस्टाइन ने कहा था कि
टाइम जो है वो बढ़ जाता है, अगर आप कम हो जाता है अगर आप रोशनी की रफ्तार से ट्रैवल करें, तो ऐसा मुमकिन है कि पैगंबर और खुदा के बेटे जो हैं इस तरह से उनकी मोबिलाइजेशन मुमकिन है, वगैरह वगैरह। तो इस किस्म के जो कॉन्सेप्ट हैं वो इन्होंने यहीं से परसीव किए हैं और इस थ्योरी को यूटिलाइज़ किया अपने रिलीजियस बुक्स के अंदर और उसको इंटरप्रेट करके साबित करने की कोशिश की और मेटाफिजिक्स और फिजिक्स को मिलाने की कोशिश की। जो कि एक फिजिक्स का आदमी या जो कि रियली साइंस का आदमी है वो कहता है कि नहीं साहब, देवमालाई कहानियों को आप इस तरह से जोड़ नहीं सकते। हाँ, कहानियों की एक्सप्लेनेशन मुमकिन है, वो तो जैसे लिटरेचर में होता है, वो तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, जो दिल चाहे आप जोड़ लें, मगर इस तरह से आप इसको जोड़ नहीं सकते। इसके पीछे कुछ फिजिकल लॉज हैं और उन कहानियों के पीछे कोई फिजिकल लॉ नहीं है, वो एक देवमालाई कहानी है। एनीवे, आगे चलते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने इसी किताब में बताया कि जो क्राइटेरिया हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि किस तरह से पूरा पूरा प्लैनेट का स्ट्रक्चर पॉसिबल हुआ। 4 मेजर क्राइटेरिया जिनका जिक्र हुआ वो ये कि ये एक अजीब व गरीब बात वैसे तो हुई, एक अजीब इत्तेफाक था जिसकी वजह से प्लैनेट बना और आज हम और आप यहाँ मौजूद हैं। मगर ये इत्तेफाक कुछ ऐसे थे कि अगर चाँद और ज़मीन के दरमियान जो फासला है वो एक अजीब व गरीब फासला है, अगर वो फासला थोड़ा बहुत भी ज़रा ऊपर नीचे हो जाता तो यहाँ पर वो वेदर की चेंजेस आते, वो मौसम बदलते और वो तूफ़ान आते कि ज़िंदगी मुमकिन नहीं थी। या बिल्कुल ऐसी जिस फासले पर ज़मीन और सूरज मौजूद है, अगर इसमें थोड़ा सा भी आगे पीछे फासला हो जाता, ये कहते हैं, तो वो आग बरस रही होती कि ज़िंदा रहना मुश्किल होता, या वो ठंडक होती अगर ज़रा से भी फासले पे होते कि फिर ज़िंदगी मुमकिन नहीं थी। इसी तरह जिस वक्त बैंग हुआ और उस वक्त जिस वक्त मार्स से ज़मीन टूटी और सारे सैयारे बिखरे, वो भी एक टाइमिंग जो थी ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उस टाइमिंग के बाद ये चीज़ें इस शक्ल में बनती चली गई कि वो साइज़ जो बना मून का और वो जो साइज़ बना जो अर्थ का, वो जो डिफरेंसेस बने, वो जो एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो फैली जो इन टर्म्स ऑफ लाइफ के फेवर में थी, वो सब इतना सरप्राइजिंग था कि उसके बाद ज़िंदगी डेवलप होती चली गई। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो उन क्राइटेरिया का उन्होंने जिक्र किया कि क्राइटेरिया भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिनके ऊपर गौर करना चाहिए। उसके बाद फिर और आगे बात बढ़ी तो उन्होंने बताया कि समंदरों के अंदर भी ज़िंदगी मौजूद है लेकिन हमें उसका भी नहीं पता। इन्होंने कहा कि हमें लगता है ऐसा है कि प्लैनेट जो है वो हमारे लिए फेवरेबल है लेकिन इतना फेवरेबल भी नहीं है। 99.5% इस प्लैनेट के ऊपर हमें पता ही नहीं और ना ही हम वहाँ रह सकते हैं, वहाँ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वो ऐसे डिज़र्ट्स हैं जहाँ पर सांस लेना मुश्किल है, वो इतने ठंडे हैं कि जहाँ पर आप 1 मिनट नहीं गुजारा कर सकते, और वो समंदर इतने बड़े हैं जिसके अंदर लाइफ का हमें अभी तक कुछ नहीं पता है कि कौन सा मटीरियल है जिसने वहाँ पर लाइफ के सर्वाइवल का सबब बनी हुई है। तो बहुत सी चीज़ें अभी भी जो है आँख से ओझल हैं। इसी तरह इन्होंने बैक्टीरिया का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये जो बैक्टीरिया ये भी एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ है। ये लगता है कि ये हमारे लिए लीगल है लेकिन साथ ही साथ हमारे लिए ज़रूरी भी है। ये हमारे वेस्ट को रिसाइकिल करती है, ये हमारे वाटर को प्योरीफाई करती है, ये हमारी सॉइल की प्रोडक्शन में काम करती है, ये हमारे वेजिटेबल्स को क्रिएट करती है, ये हमारे लिए वाइटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो दूसरी तरफ ये बहुत लीगल भी हैं और ये हमें 2 मिनट के अंदर मार भी देते हैं। तो ये एक इस तरह के जो जीनोम डेवलप हुए वो एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल बैंक था। जिस तरह एक बहुत बड़ा एक एस्ट्रोनॉमी का बैंक आया था और पूरे कायनात बनी थी, बिल्कुल वैसे एक बायोलॉजिकल बैंक भी आया था जिस दौरान बहुत से अमीनो एसिड्स कुछ इस तरतीब में मिले कि एक सेल डिवाइड हो गया। वो सेल क्या डिवाइड हुआ, वो एक बहुत बड़ी एक चेंज था। उस सेल्स की डिवीजन के नतीजे में और सेल बनते चले गए। वो सेल किसी तरह से प्लांट के सेल बना के में भी मॉडिफाई हुए, वहाँ वो स्टिक हुए तो फोटोसिंथेसिस हुआ, ऑक्सीजन फैली और कायनात में ज़िंदगी मुमकिन होती चली गई और दूसरी गैसेस भी उसकी सपोर्ट में आती चली गई। तो ये सब बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस किताब के अंदर। उन्होंने बताया कि ये जो जीनोम का जो कोड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइक ये जो जेनेटिक कोड पहली बार बना एक सेल के अंदर वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जैसे फ्लाइंग जो होती है ना, फ्रूट के ऊपर बैठी फ्लाई, या फिर जो मॉस्किटो होते हैं, या फिर जो बनाना होते हैं, या फिर ये जो फ्रूट होते हैं, उनके जीनोम में और इंसान के जीनोम में बेसिक कोड देखा जाए तो एक ही होता है। यानी सब के सब जेनेटिक कोडिंग से बनते हैं। 99.9 जेनेटिक कोड सिमिलर है। यानी अगर देखा जाए तो ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म जो हमारी सराउंडिंग में मौजूद हैं, लाखों करोड़ों, वो हम सब के एक ही, हम सब आपस में एक्चुअली एक ही स्ट्रक्चर की वजह से पैदा हुए। यानी हमारा एक दूसरे से रिश्ता मौजूद है। तो इस किस्म की बातें इस किताब में मौजूद हैं। और भी इसके अलावा भी कि ये प्लैनेट इतना भी सेफ नहीं जितना नज़र आता है। यानी इस प्लैनेट के अंदर आए दिन तब्दीलियाँ आती रहती हैं। कभी सुनामी आ जाता है, कभी अर्थक्वेक्स आते हैं, कभी वेल्कनोस आते हैं, मगर साथ ही साथ बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स हैं जो कि उस बैंक के नतीजे में जो टूटे थे वो अभी भी हमारे प्लैनेट के पास से गुजरते हैं। और अक्सर ऐसे होते हैं जो 100 मिलियन एस्ट्रॉइड्स लार्जर होते हैं जो हमारे पास से गुजर जाते हैं और कभी कभी वो ज़मीन से टकराते नहीं है और कभी कभी टकरा भी जाते हैं मगर हमारी ज़मीन को नुकसान नहीं पहुंचाते। मगर चांसेस हैं कि ज़मीन किसी दिन इसी तरह ख़त्म भी हो जाएगी। तो ये सब बातें इस किताब में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है। अगर आपको मौका मिले तो आप इस किताब को पढ़िएगा। शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग
2003 में आई थी, बिल ब्रायसन की किताब है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे एंजॉय करेंगे। अब मैं, मेरा ख्याल है कि ब्रेक पे चला जाता हूँ और ब्रेक के बाद आकर हम अब बिल्कुल दूसरी तरफ चलते हैं और जाकर पैराडाइज लॉस्ट को देखते हैं कि जॉन मिल्टन ने क्या कहा था कि कायनात किस तरह से थी और किस तरह से आदम और हव्वा को वहाँ से निकाला गया और इस ज़मीन पर भेजा गया और क्या क्या कुछ हुआ। आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, यहीं साथ साथ रहिएगा। अदब, तारीख और फलसफे के तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी, इंतजार की जहमत खत्म। डॉक्टर बुलंद इकबाल की एक अहम अदबी काविश, प्लेटो से पोस्ट मॉडर्निज्म तक मगरबी अदब, उन बाशऊर तालिब इल्मों के लिए जो जानते हैं कि अदब, फलसफे और समाज के मुताले के बगैर मगरबी समाज को समझना नामुमकिन है। अपनी कॉपी आज ही बुक कराएं। सांझ पब्लिशर, लाहौर। फोन अमजद मिनहाज 0333 4051 741 या मेटरलिंक लखनऊ, इंडिया, meterlinkbooks.com। माहनामा दुनियाए अदब, उर्दू अदब का मोतबर तरीन मशहूर व मारूफ रिसाला, 3 दहाइयों से मुस्तकिल अदब की खिदमत में मसरूफ, 325 से ज्यादा दिलावेज, दिलनशीन, दीदाजेब और दिलफरेब शुमारे, नुमाइंदा अदबी शख्सियात, तकरीकात, तबसरे, तज्जिए और अदबी दुनिया की महफिलों और मजलिसों से सजा हुआ, नई और पुरानी नस्ल का बैकवक्त पसंदीदा अदबी रिसाला, क्योंकि जो कुछ अदब में है दुनियाए अदब में है। अपना शुमारा आज ही बुक कराएं। मुदीर आला डॉक्टर औजे कमा। फोन नंबर 0300 279 7271। माहनामा दुनियाए अदब। वेलकम बैक दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट स्टोरी ऑफ नियरली एवरीथिंग। तो हमने देख लिया कि क्या फिजिकल कॉन्सेप्ट है। नाउ कम बैक टू द पैराडाइज लॉस्ट, जो हमारा आज का मेजर टॉपिक है। जैसे कि मैंने कहा था कि 1667 में हमारे जो जॉन मिल्टन उन्होंने किताब लिखी थी, 12 वॉल्यूम पर मुश्तमिल है। इसका सिर्फ मैं एसेंस ही दे सकता हूँ और मेरे भी इल्म में इतना ही है कि ये 12 वॉल्यूम की बुक्स जो हैं, मैं उसको तरतीब से चलता चला जाऊँगा। बुक 1 और 2 के अंदर उन्होंने सिलसिला शुरू किया। अच्छा, उमूमन एपिक पोएम्स जो होती हैं ना, वो मिडिल से शुरू होती हैं, वो एक दरमियान का एक वाक़े से शुरू हो जाती है, एक बैकग्राउंड आता है और उसके बाद शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि स्केच से शुरू होती है। ज़्यादातर बड़ी पोएम्स जो हैं वो इसी तरह की हैं। तो इसमें जो उन्होंने प्रोटोगोनिस्ट यूज़ किया है मिल्टन ने, उनका वो हैं यूरेनिया। यूरेनिया जो है वो असल में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की गॉडेस है जो ये कहानी सुना रही है। यूरेनिया क्या कह रही है? यूरेनिया कह रही है कि साहब वाक़ई ये चल रहा है इस वक्त कि दोज़ख जो है, हेल जो है, उसमें एक तरफ आग का एक बहुत बड़ा दरिया है और दरिया के किनारे जो है ज़ंजीरों से बांध दिया गया है इसको, अपने शैतान को, क्योंकि अल्लाह ताला उनसे नाराज़ हैं। क्योंकि गॉड का ये कहना है कि इसने जो है, मैंने इंसान बनाया और इसने उनके सामने सिजदा नहीं किया, नतीजा के तौर पे नाफरमानी की और उनको सज़ा के तौर पर हेल में फेंक दिया गया। और शैतान जो है वो गुस्से में है और तकलीफ़ में है और नाराज़ है, और उसके साथ उसके दूसरे जो रिबेलियंस और जो दूसरे इसके साथ जो बागी हैं वो जमा हैं और वो उनसे मुखातिब होकर कहता है, एक एक का नाम लेके, मोलोश और कैमोस और बैलम और अस्टारा और डैगोन और रिमन और ज़ैरिस, आयरस, मेमोन, बेशल, सबसे मुखातिब हुए कहता है कि मुझे बताओ कि मैं किस तरह से खुदा से अपनी शिकस्त का बदला लूँ, जो मेरी बेइज्जती हुई है इसका मैं बदला कैसे लूँ। तो हर एक अपनी अपनी जगह बात करता है। मोलोश कहता है कि साहब यूँ करें आप कि जन्नत के अंदर जो ना बहुत ही जो पैराडाइस है उसके अंदर बहुत ही वॉरफेयर फैला दें। इसी तरह बेलियल कहता है कि कुछ भी मत करें। या फिर मेमोन कहता है कि ऐसा क्यों नहीं करते आपके, थोड़ा सा जो हेल है इसको थोड़ा नाइस बनाने की कोशिश करें ताकि यहाँ पर एक हैप्पी लाइफ शुरू हो। आखिर में जो बेजिलबर्ग है वो ये कहता है कि साहब आप ऐसा करें कि जो ह्यूमन्स वो डेवलप कर रहा है, जो इंसान वो बना रहा है, उनको करप्ट कर दें। इससे अच्छी कोई
कोई बात ही नहीं हो सकती कि अगर वो करप्ट हो जाएंगे तो खुद ही इनकी समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ उन्होंने पैदा की है। नतीजा ये होता है कि वो कहता है हाँ ये आइडिया अच्छा है। वो अपनी बेटी से मुखातिब होता है और उसकी बेटी कौन होती है? सिन है, गुनाह, जो वो हाफ सिन जो होते हैं वो हाफ सरपेंट की फॉर्म में होती है, यानी आधे सांप की शक्ल में होती है, और उसके साथ बहुत ही हेलिश किस्म के डॉग्स होते हैं। और इन्होंने लिखा है कि इंसेस्ट स्पॉन उसके इर्द गिर्द होते हैं जिसको डेथ कहते हैं। तो एक हाफ सरपेंट है यानी आधा सांप है, साथ में बहुत सारे ऐसे कुत्ते हैं, बहुत सारे दोज़खी कुत्ते हैं, और डेथ उसके साथ है, और वो खुद उसका नाम गुनाह है। वो उससे मुखातिब हुए कहता है कि देखिए सब मेटाफोरिकल नाम है और ये मेटाफोरिकल है कहानी सारी की सारी, तो इसकी लिटरेरी सेंस को समझिएगा कि वो उससे मुखातिब होकर कहता है कि तुम दोज़ख का दरवाज़ा हटाओ, जो गेट है, जो डोर है हेल का, इसको हटाओ, हम निकलेंगे बाहर। तो वो कहती है मैं हटा तो दूँ, फिर उसके बाद तुम वापस कैसे आओगे और ये बंद नहीं होगा दोबारा? उसने कहा मुझे कोई परवाह नहीं, तुम दरवाज़ा खोलो। वो गेट खोल देती है, ये बाहर निकलता है, और निकल कर दोज़ख और जन्नत के जो रास्ता है वहाँ पर जो कैओस फैला हुआ है, वहाँ पर जो नाइट है उसके ऊपर वॉन्डरिंग कर रहा है, गुस्से में टहल रहा है और सोच रहा है कि अब मैं किस तरह से उन ह्यूमंस को ग्रैब करूँ जो अल्लाह ताला ने या खुदा ने या गॉड ने बना दिया। और वो ये सिलसिला वहाँ पर ये करता रहता है उस बॉर्डर के ऊपर, और चलता रहता है। और उसके साथ साथ जो है और लोग भी उसके साथ जो फॉलोअर्स हैं, उसके जो फॉलोअर्स हैं वो फॉलो उसको करते रहते हैं। फिर उसके बाद तीसरी और चौथी किताब का जिक्र है, बुक थर्ड और बुक फोर्थ। बुक थर्ड और बुक फोर्थ में बताते हैं कि अब सैटन जो है वो पैराडाइज जाने के चक्कर में, क्योंकि उसको पता है कि जो गार्डन ऑफ एडन है वहाँ पर ह्यूमन है, और वहाँ पर जो है ह्यूमन, या यूँ कर लीजिए कि वहाँ पर एडम है और ईव है, वहाँ उसको जाना है। लेकिन थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मिल्टन जो है वो आ जाते हैं, फोकस करते हैं हेवन पर। वो बताते हैं कि गॉड और उनका सन जो है यानी मसीहा जो है वो वहाँ पर मौजूद है, और वो आपस में एक हेवनली काउंसिल कर रहे हैं। उनको पता चल चुका है कि शैतान जो है वो इस किस्म की टेम्पटेशन को प्रोड्यूस करने के मूड में है, और उनकी बनाई हुई जो, तो उसके ऊपर उनका जो बेटा है, जो मसीहा है, वो गॉड से मुखातिब हुए कहता है कि आप मुझे कहें, मैं इस मामले को रोकूंगा, अगर मुझे जान भी देनी पड़ी तो मैं दे दूंगा। उस पर वो खुश होते हैं गॉड के, मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि तुम इस पे काम करोगे। इस दौरान फिर फोकस होता है दोबारा से शैतान के ऊपर कि शैतान जो है वो जो बॉर्डर पर मौजूद है अर्थ के, और जो हेल है उसके बॉर्डर पर मौजूद है, वो वहाँ पर एक फरिश्ता है जिसका नाम है यूरियल, उससे बात करता है और कहता है मुझे बताओ कि यह एडम कहाँ मुझे मिलेगा। तो वो कहता है कि वो तो गार्डन ऑफ एडन में है, पैराडाइस में, वहाँ तुम्हें जाना पड़ेगा, और गार्डन ऑफ एडन के अंदर एक ट्री ऑफ लाइफ है, वहाँ पर उसके आसपास ही वो होगा। तो ये शैतान जो है उस तरफ जाता है, लेकिन ये क्या करता है, एक परिंदे की शक्ल में वहाँ चले जाता है, एक कार्मोरेंट की फॉर्म में जाता है, जिसको एक जैसे कि आबी परिंदे होते हैं उस फॉर्म में जाकर वो ट्री ऑफ लाइफ जो है या ट्री ऑफ नॉलेज जो है उस पर जाकर बैठ जाता है, और वहाँ से देखना शुरू करता है। फिर उसको नज़र आता है एडम और ईव, तो वो उसके बाद वहाँ से कूदता है और उनके पीछे पीछे दौड़ता है जैसे कि एक टाइगर या एक लॉयन जाता है, और उसकी शक्ल अख्तियार कर लेता है, और वहाँ से उस तरह से दौड़ता है उस तरफ निकल जाता है। इस दौरान यूरियल कहता है कि कुछ दाल में काला है, ये क्या हो रहा है? तो यूरियल जो है वो जिब्रील से बात करता है और बताता है कि मैंने देखा है कि शैतान जो है वो हेवन में आ गया और वहाँ पर आकर वो ट्रेस कर रहा है एडम को और ईव को। तो जिब्रील कहता है कि ये तो इसकी इंटेंशन मुझे ख़तरनाक लगती है, और वो जो है जिब्रील जो है वो उस बात पर जो है कहता है मैं बात करूँगा शैतान से। वो बात करता है शैतान से और उसको कहता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुमको खुदा ने सज़ा दी है और तुम हेल में होने चाहिए था, तुम्हें बांधा गया जंजीरों से और तुम वहाँ से निकल कर यहाँ क्या कर रहे हो? तो उस पर वो कहता है कि हाँ मैंने देखा है कि कुछ गॉड के प्लान हैं और वो कुछ ऐसा अर्थ क्रिएट करने वाला है, तो मैं जो हूँ वहाँ जाऊँगा और मैं वहाँ देखूँगा कि हम जैसे डायमंड्स की वहाँ पर क्या जगह है। यूँ यहाँ तक बात चलती है। फिर उसके बाद बुक 5 और बुक 6 का जिक्र आता है। यहाँ पर बुक 5 और बुक 6 के अंदर जॉन मिल्टन जो है वो पूरी की पूरी एक जंग दिखाते हैं। कहाँ पर? हेवन के अंदर, कि हेवन में बैटल शुरू हो गई है। क्या हुआ कि एडम और ईव जब वेकअप यानी उठते हैं तो उनको अंदाज़ा होता है कि कुछ हुआ है। इधर क्या होता है कि शैतान जो होता है वो एक अपना रूप बदल कर टोड बन जाता है, जैसे मेंढक होता है बन जाता है, और वो जाकर वो अपने ईव के पास जो सो रही होती है उसके कान में जाकर कुछ इस तरह से विस्परिंग करता है कि वो उसके ड्रीम में आ जाता है। अच्छा, गॉड जो है उधर दूसरी तरफ इस बात को फील कर रहे होते हैं और कहते हैं कि कुछ गड़बड़ है, तो वो अपने फरिश्ते रैफिल से बात करते हैं और रैफिल से कहते हैं कि इसकी जो ये सारी की सारी जो बात है शैतान की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बेहतर होगा कि तुम ना सिर्फ शैतान से बात करो बल्कि तुम एडम से भी बात करो और उसको बताओ कि हम क्या चाहते हैं।
तो यहाँ पर राफेल जो है वो एडम से मिलता है जाकर और उसको बताता है कि देखो तुम्हें कुदरत ने इसलिए बनाया है कि तुम उसकी परस्तिश करो, और तुम्हें इसलिए बताया कि तुम किसी किस्म की कोई टेम्पटेशन का शिकार मत होना, और तुम्हें इसलिए बनाया गया है ताकि तुम जो है गार्डन ऑफ एडन में रहो और नेकियां करो और वैसी गुजारो ज़िंदगी जैसे एंजल्स गुजारते हैं, और किसी शैतान की किसी बात को मत सुनना। ये बात वो एडम को बताता है। इस दौरान माइकल और जिब्रील ये दोनों जो हैं फरिश्ते ये शैतान को फिर दोबारा अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि बेहतर होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। उसके ऊपर शैतान जो होता है वो गुस्से में आ जाता है और वो लड़ने के लिए राज़ी होता है, मगर माइकल जो है वो चुटकियों में उसको जो है शैतान को निकाल बाहर करता है। लेकिन उसके बाद फिर शैतान एक दिन के बाद दोबारा आता है, तो अब की बार गॉड का जो बेटा यानी मसीहा है वो आता है और कहता है कि मैं जो हूँ इसको स्टेप बैक करूँगा, थ्रो बैक कर दूँगा, और यूँ इसको वो मसीहा जो है उसके बाद उठा के दोबारा उसको हेल में फेंक देता है। हेल में चला तो जाता है लेकिन वो दोबारा आ जाता है। अब उसके बाद बुक 7 और बुक 8 आती है, जिसके अंदर ये बताते हैं कि ह्यूमन काइंड की क्रिएशन कैसे हुई, यानी यहाँ पे मिल्टन बताते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि राफेल जो है वो एडम से मिलता है, उसकी कन्वर्सेशन दिखाते हैं। वो बताते हैं कि वो राफेल उसको कहता है कि देखो खुदा ने जो है दुनिया क्रिएट की है, और ये पूरी की पूरी जो है क्रिएशन के दौरान एक वाक़ा ये रेबेलियन का हुआ है, जिस दौरान शैतान जो है वो तुम्हारे पीछे है और तुम्हारे अंदर टेम्पटेशन डेवलप करना चाहता है, लेकिन गॉड का प्लान है ह्यूमैनिटी को डेवलप करने का। तो तुम ये बात समझ लो कि गॉड क्या कर रहा है और उसका बेटे ने क्या किया। मसीहा ने जो है वो बताता है कि ये एक पूरी अर्थ को क्रिएशन में मसीहा का भी रोल है, और उन्होंने गोल्डन की जंजीर, एक गोल्ड जंजीर बनाई है, गोल्ड चेन बनाई है, एक सस्पेंड की है बिटवीन द हेवन एंड द अर्थ, उसको सेपरेट करने के लिए। और दूसरी तरफ गॉड ने जो है वो लाइट प्रोड्यूस की है, गॉड ने जो है वो फर्मामेंट यानी आसमान और पूरा ये स्काई प्रोड्यूस किया है, ये सीजन्स बनाए हैं जो मौसम आ रहे हैं, और ये सारी एनिमल्स की लाइफ है, और फाइनली उसी ने ही तुमको बनाया है, लेकिन इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि तुम उसके ओबीडियंट रहोगे और उसको फॉलो करते रहोगे, और कभी भी किसी भी सूरत में ये जो ट्री ऑफ लाइफ है या ट्री ऑफ नॉलेज है उसका कोई फ्रूट नहीं खाओगे, क्योंकि गॉड ने मना किया है। ये बात उसको समझा, लेकिन उसके अलावा तुम इसको एंजॉय करो, गार्डन ऑफ एडन में रहो, और इसके अंदर जो जैसा दिल चाहे तुम ज़िंदगी गुजार सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम्हें इस पर एडम कहता है कि मैं तन्हा हो गया हूँ, मुझे एक कोई साथी चाहिए। तो वो कहता है ठीक है, खुदा जो है तुमको ईव देगा। तो फिर उसके रिब से जो है ईव प्रोड्यूस कर दी जाती है, और यूँ इस बुक 7 और बुक 8 के अंदर बताते हैं कि ह्यूमन काइंड किस तरह से प्रोड्यूस हुई और सब सिलसिले कैसे हुए। फिर जब बुक 9 और बुक 10 का तस्करा आता है तो उसमें बताते हैं कि अब जब ये सिलसिला हो जाता है कि एडम और ईव जो है वो गार्डन ऑफ एडन के अंदर घूम रहे होते हैं, तो ऐसे में ये जो हैं हमारे जो शैतान साहब हैं वो जो है टोड बनकर जो है किसी तरह से ईव के पास आ जाते हैं, और ईव के पास आकर वो ईव के कान में सरगोशी करते हैं और उसको कहते हैं कि अब ईव जो है जब वो सो के उठती है तो एडम से कहती है कि मैं और तुम जो है अब ज़रा सेपरेट काम करेंगे गार्डन ऑफ एडन के अंदर, या हम एक साथ काम करते हैं, अगर हम अलग से रहेंगे इस गार्डन ऑफ एडन में तो इससे ज़्यादा हम सर्व कर पाएंगे। बहुत ही रिलेक्टेंटली एडम राज़ी होते हैं, क्योंकि जब ईव पैदा होती है तो वो उसी वक्त उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके होते हैं, लेकिन जाहिर बात है वो एक मेटाफिजिकल लव होता है। अब जब ईव सेपरेट होकर उससे गार्डन ऑफ एडन में घूम रही होती है तो ऐसे में शैतान जो होता है वो सरपेंट की फॉर्म में पहुंच जाता है, एक बड़े अजदही की शक्ल में पहुंच जाता है, जो बहुत ही खूबसूरत सांप होता है। उसको देखकर ईव की आंखें खुली खुली रह जाती हैं। तो वो कहता है कि, और फिर जब वो बातें शुरू करता है तो बहुत ही दानिशमंदी की और बहुत ही विजडम की बातें होती हैं। उसको सुनने के बाद तो ईव बिल्कुल ही बुखला जाती है, कहती है तुम्हारे पास इतना इल्म कैसे? तो वो कहता है ये जो ट्री ऑफ लाइफ है या ट्री ऑफ नॉलेज है, मैंने इसका फ्रूट खाया है, तुम भी खा लो। तो वो कहती है कि नहीं वो मैं नहीं खा सकती, गॉड ने मना किया। तो कहता नहीं तुम खा के तो देखो, गॉड ने तो तुम्हें इसलिए मना किया ताकि तुम उसकी तरह अक्लमंद ना हो सको, तुम मेरी तरह अक्लमंद ना हो सको। ईव उसकी बातों में आ जाती है और जाके वो ट्री का फ्रूट खा लेती है। फ्रूट खाते ही उसके अंदर एक चेंज आना शुरू हो जाता है और उसकी पूरी शेप बदलती चली जाती है। वो डर भी जाती है। इस दौरान जब उसकी दोबारा से मुलाकात एडम से होती है तो एडम को बताती है कि ऐसा मैंने कर दिया। उस पर एडम सर पीट लेता है, कहता है कि यार ये तुमने क्या किया, जब गॉड ने मना किया था तो तुम्हें ये फ्रूट नहीं खाना चाहिए था। अब अगर गॉड ने सज़ा दी तो तुम मुझसे अलग हो जाओगी, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। तो एडम जो है वो उसी फ्रूट को वो भी खा लेता है, कहता है अब जो भी होगा देखा जाएगा, मैं भी ये फ्रूट खा लेता हूँ ताकि मुझे तुमसे कोई सेपरेट ना कर सके। यूँ एडम उस फ्रूट को खा लेता है और उसके बाद उनकी फिजिकल चेंज आता है और उनके दरमियान एक रिलेशन डेवलप हो जाता है, एक सेक्चुअल रिलेशन डेवलप हो जाता है, और यूँ एक सिलसिला जो है वो मेटाफिजिकल से फिजिकल हो जाता है, यानी वो इस लायक हो जाते हैं कि अब वो अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस बात से गॉड नाराज़ होते हैं, जाहिर बात है, क्योंकि उन्होंने मना किया था। वो कहते हैं कि इसके ऊपर तो सज़ा होगी और ये सिलसिला तो अब यहाँ पर आगे बढ़ेगा नहीं, और वो समझ जाते हैं कि
टेम्पटेशन के अंदर शैतान कामयाब हो गया। वो अल्टीमेटली कह देते हैं कि साहब तुमको जो है वो ये जो गार्डन ऑफ एडन है वो छोड़ना पड़ेगा और तुमको अर्थ पे रहना पड़ेगा और तुमको यहाँ से निकाला जाएगा। और उसके सज़ाएँ यही होगी कि तुम्हें वहाँ पर एनिमल्स को भी फेस करना पड़ेगा, वहाँ पर सख्त वेदर आएंगे उसको भी फेस करना पड़ेगा, वहाँ पर मसाइल आएंगे, ज़िंदगी की मुश्किलात आएंगी, वो सब तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगे, उसमें से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। और ये सब इसकी सज़ा है। और तुम्हें बच्चा पैदा करने का दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा, तुम्हें अपने शौहर की फरमाबरदारी करनी पड़ेगी कि वो तुम्हारा अब बखौल कैसे तुम्हारा मजाजी खुदा है। यूँ ये बुक ख़त्म यहाँ पर होती है। उसके बाद फिर बुक 11 और 12 यानी लास्ट 2 बुक्स होती हैं जिसका नाम उन्होंने पैराडाइज लॉस ही लिखा रखा है। इसके अंदर क्या होता है कि एडम और ईव जो हैं वो खूब रोते हैं धोते हैं, फॉरगिवनेस की बात करते हैं कि साहब हमें माफ़ कर दें, लेकिन माफ़ी नहीं मिलती है और अल्टीमेटली उनको सज़ा मिलती है और वहाँ से निकाला जाता है। लेकिन इस दौरान इनको एक बार फिर माइकल जो है वो अप्रोच करता है फ़रिश्ता और वो उनको समझाता है कि देखो तुम्हारे साथ बहुत कुछ होने वाला है, तुम्हारे बच्चे भी होंगे, कैन और एबेल यानी वही हाबिल और काबिल, उनका वो क़त्ल गारतगिरी करेंगे। उसके बाद ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, एक नई तरह की मैनकाइंड डेवलप होगी, एक नई तरह की सोसाइटी डेवलप होगी, एक नया तरह का सिस्टम डेवलप होगा। वहाँ पर लोग जो होंगे वायलेंट होंगे, करप्शन होगा, वो आपस में जंगें करेंगे। और फिर इस दौरान और भी चीज़ें आएंगी, मोसेस का भी वक्त आएगा और नूह भी आएगा, तूफ़ान आएगा और ह्यूमैनिटी पूरी तबाह होगी और फिर दोबारा रिस्टोर होगी। और फिर उसके बाद एक दौर ऐसा भी आएगा कि खुदा का बेटा आएगा मसीहा, और फिर उसके बाद इसराइलीज़ आएंगे और फिर इजिप्ट के से तुम्हें निकाला जाएगा। और जो कुछ भी तारीख़ का हिस्सा है वो सब वो बयान कर देता है, कहता है ये सारी चीज़ें आएंगी और गॉड जो है वो मुसलसल तुम्हारे साथ वहाँ पर भी रहेगा और तुम्हारे इर्द गिर्द गॉड ही रहेगा। वो अर्थ भी गॉड की बनाई हुई, वो भी पूरा गॉड का है, तो वो गॉड देखता रहेगा तुम्हें कि अब तुम्हारी टेम्पटेशन किस तरफ जाती है और तुम ज़िंदगी का कौन सा रुख अख्तियार करते हो। और फिर एक दिन डे ऑफ जजमेंट आएगा और उसके बाद फिर तुम्हें दोबारा से पैराडाइस में ले लिया जाएगा। लेकिन अब यही तुम्हारा मुक़द्दर है और यही तुम्हारी सज़ा है और यही तुम्हारी जज़ा है। अब तुम्हें यही मिलेगा, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो है इनका आखिरी वॉल्यूम ख़त्म होता है। आदम जो है हवा का हाथ थामते हैं और हेवन से निकल कर बताते हैं कि वह चले जाते हैं टूवर्ड्स द अर्थ, और यहाँ पर किताब ख़त्म हो जाती है। ये है सर पैराडाइस लॉस्ट की कहानी। जो इसका एसेंस है वो यही है, जो इसका मेन मटेरियल है वो यही है। तो मैंने सोचा कि आपसे इसका डिस्कशन कर लूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि इस किताब में क्या है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात पता ही होगी क्योंकि ये हम 1000 बार पढ़ चुके हैं मजहबी किताबों में। इसी बिब्लिकल स्टोरी को उन्होंने पोइटिक फॉर्म में लिखा है 12 वॉल्यूम के अंदर, और उसका एक अलग लिटरेरी फ्रेम है जो बहुत दिलचस्प है, जो लिटरेचर का एक जिसे कहते हैं क्लासिक है, जो आम लिटरेचर नहीं है, इट्स वेरी हाई क्लासिक लेवल है। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि आपको अच्छा लगा होगा। एक नई तरह की किताब थी और दोनों व्यूज़ मैंने बात भी कर ली। अब मैं फिर हाजिर हो जाऊँगा एक अगले प्रोग्राम में एक अगली किसी दिलचस्प किताब के साथ। यूँ ही अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए।